सबसे पहले जो क्लास 12th में पढ़ना क्या है पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं आ रहा हूँ। सबसे पहले जो हमारे लिए सबसे प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना, वो है चार्ज। चार्ज क्या होता है, किसी को पता है? हम्म। हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही है? कभी चार्ज को फील नहीं किया? करंट लगता है ना, ऐसे चुप चुप के बैठोगे ना तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी। चलो देखो, मैं बताता हूँ। अभी चार्ज के बारे में नहीं देखते हैं, पहले देख लेते हैं चार्ज आखिर है क्या। ठीक है। मैंने कहा कि अक्सर आप लोग देखते हो कि बालों पे हम जो कॉम्ब को रब करते हैं और उस कॉम्ब को या फिर किसी एक रॉड को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेकर जाते हैं, तो वो उससे अट्रैक्ट हो जाता है रब करने के बाद। ऐसा ये फिनोमिना क्यों होता है? उसके अलावा अगर कोई प्लास्टिक की लंबी सी डोरी ले लो और उसको क्या करो, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर लो, मतलब उसको इस तरीके से काट दो, बहुत पतले पतले पार्ट में। मैंने ये देखो काट रखा है। ठीक है। ये कोई प्लास्टिक की डोरी थी और उसको मैंने बहुत पतले पतले पार्ट में कट करके रखा हुआ है। अब अगर इसी रॉड के सामने, यहाँ पे तो आपने कागज के लिए देखा, इसी रॉड के सामने अगर मैं इसको लेकर आता हूँ तो इसका जो बिहेवियर होता है वो कुछ ऐसा हो जाता है। ये हर तरफ की ओर इस तरीके से फैल जाता है। कि अगर मैं इस रॉड को इस पोजीशन में रखूं तो ये फिनोमिना क्यों हो रही है, हमें इस चैप्टर में यही पढ़ना है। ठीक है ना। अब ऐसा होता क्यों है, कहीं ना कहीं हम देखते हैं, ये देखो इससे रिपेल अट्रैक्ट कर रहा है, भाई अट्रैक्ट कर रहा है तभी तो चिपक रहा है यहाँ पे। और ये इनिशियल कंडीशन थी और ये इसकी फाइनल कंडीशन थी, यहाँ पे ये सारे के सारे फैल गए। फैल गया इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं रिपल्शन हो रहा है। तो चार्ज के ट्रांसफॉर्मेशन से दो तरीके की फिनोमिना बनती है। पहली आपकी अट्रैक्शन की, दूसरी आपकी रिपल्शन की। इसका मतलब चार्ज स्टैटिक के साथ साथ डायनेमिक्स भी हो सकता है। ठीक है ना। तो चार्ज की कुछ स्टेजेस पहले हम देख लेते हैं। हमने कहा ये चार्ज है। चार्ज की दो तरीके की सिचुएशन हो सकती है। सबसे पहला रेस्ट पे, सेकंड मोशन में। अगर चार्ज मोशन में है तो भी दो तरीके की फिनोमिना हो सकती है। या तो वो यूनिफॉर्म मोशन में होगा, या तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा। ठीक है। अगर ये यूनिफॉर्म मोशन में है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो इनकी क्या क्या, ये कौन कौन सी ब्रांच है, इसे पढ़ लेते हैं। चार्ज अगर रेस्ट के सिचुएशन में हो, इस फिनोमिना को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये आपका पहला चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मीन्स डेफिनेशन क्या हुई, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द चार्ज एट रेस्ट की पोजीशन। ठीक है ना। क्या होगी डेफिनेशन, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द चार्ज एट रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है। अब यही चार्ज अगर मोशन में है और मोशन में भी यूनिफॉर्म मोशन में है, तो इस फिनोमिना को कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, या फिर इसका जो नाम है आपके चैप्टर में वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये आपका तीसरा चैप्टर है। मतलब ये चैप्टर अपने पास दो तरीके की चीजें रखता है। पहला तो फोर्स रखता है अपने पास, देन फील्ड रखता है अपने पास, एंड सेकेंड चीज पोटेंशियल लगता है अपने पास, एंड
कैपेसिटेंस रखता है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को दो पार्ट में ब्रेक किया गया है। एक चैप्टर में हम पढ़ते हैं फोर्स और फील्ड, दूसरे चैप्टर में हम पढ़ते हैं पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये आपका चैप्टर 1 है, ये आपका चैप्टर 2 है, देन ये आपका चैप्टर 3 है। कब? जब यही चार्ज मोशन में हो। और मोशन में कैसा मोशन? यूनिफॉर्म मोशन। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या हुई? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द चार्ज इन मोशन, और मोशन में कैसा? यूनिफॉर्म मोशन, इज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब अगली बात देखो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इसे क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म में इसका नाम बदल के हो जाता है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म, इसमें भी आपके कितने चैप्टर हैं? 4 चैप्टर हैं। ये पूरी यूनिट 4 चैप्टर को ऑक्युपाई करता है। पहला है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सेकंड है आपका मैग्नेटिक फील्ड एंड मैटर। मैग्नेटिक फील्ड एंड मैटर। थर्ड है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई। एंड लास्ट है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये आपकी पूरी कंप्लीट फर्स्ट बुक है। और फर्स्ट बुक का ओरिजिन क्या है? समझ में आ रहा है? चार्ज। अगर आपने चार्ज को पकड़ लिया तो आपकी पूरी की पूरी पहली बुक आपके ग्रिप में होगी, क्योंकि सारी फिनोमिना किसकी वजह से हो रही है? चार्ज की वजह से। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन क्या होगी? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द चार्ज एट रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मोशन में दो तरीके के मोशन, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन इज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी, and the branch of physics that deals with the charge in non-uniform motion is known as magnetism। ठीक है, समझ में आई बात? मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है सर। हाँ ठीक है, आ रही है सर। ठीक है, ठीक है, तो भाई रिप्लाई देते रहो फटाफट। अब देखो, ये आपका पहला चैप्टर है, ये आपका दूसरा चैप्टर है, ये आपका तीसरा चैप्टर है, एंड ये आपका चौथा चैप्टर है। देन ये फिफ्थ है, ये आपका सिक्स चैप्टर है, और ये आपका सेवन चैप्टर है। अब आपके कंप्लीशन में ये पूरा का पूरा वेटेज मिलाकर 25% गेन करता है। क्यों? क्योंकि मान लो 100% का पेपर है, अरुणिका इसे मिटाओ यार। हाँ ठीक है, 25% का ये वेटेज रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि आपके 100% में 50% ले जाता है फर्स्ट ईयर, 50% ले जाता है सेकेंड ईयर, और 50 में हाफ पोर्शन है आपका ये 25। अगर आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ते हो तो ये 25 to 30% स्कोर कराता ही कराता है। और इस पूरे चैप्टर में आपको समझ में आ रहा होगा कि ध्यान देने वाली कौन सी चीज है? वो आपके ऊपर यहाँ पे लिखी हुई है, चार्ज। अगर आपने चार्ज को ग्रिप में ले लिया तो पूरा का पूरा चैप्टर आपके हाथ में होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, अब देखो आते हैं यस। टॉपिक पे। पहला टॉपिक है हमारा चार्ज। पहले तो चार्ज के बारे में देखते हैं। और चार्ज से पहले फिर से मैं स्टार्ट करूंगा फिजिक्स से ही। फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है, कौन बताएगा? स्टडी ऑफ, मोशन, अरे नहीं, नेचर। नेचर। स्टडी ऑफ नेचर। which follows physical laws। बिल्कुल सही बात है। तो क्या हो जाएगी फिजिक्स की डेफिनेशन? फिजिक्स
Physics is the study of nature which follows physical laws. बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब फिजिक्स के बाद अगली बात आती है चार्ज की, क्योंकि हमें इसमें सबसे प्राइमरी चीजें क्या पढ़नी है, चार्ज। अब एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं मैं कि अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, ठीक है, ऑब्जेक्ट है तो उसका मास होगा, होगा ना, हाँ या ना। Yes, sir. अब अगर ये इसके Yes. पास मास है, मैंने यहाँ पे एक एयर पार्टिकल ले लिया, क्या इसके पास मास है लेकिन बहुत कम, नेग्लिजिबल कंपेयर टू दिस, है ना। मतलब Yes, मास बनता कैसे है, अगर मैं बोलूं कि ये मासिव है तो क्या आपके पास क्या सबूत है कि ये मासिव है, क्योंकि ये तीन चीजों से मिलकर बना होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। यही हमारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं। आप लोग पढ़ते हो ना कि जो दुनिया है वो किससे मिलके बनी हुई है, इन तीन चीजों से। लेकिन फिजिक्स में ये तीन चीज इन पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर आपने इन्हें समझ लिया तो मतलब आपकी पूरी फिजिक्स आ गई, और इन्हीं से मिलकर कोई भी ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी मासिव, अरुणिका माइक ऑफ कर लो बेटा, हाँ, किसी भी ऑब्जेक्ट की एक और एक्सटर्नल प्रॉपर्टी हो सकती है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होंगे। सही बात है ना, तभी तो मास बन रहा है। अगर मैं कहता हूँ हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम का मास कैसे निकालते हो आप, उसके एटॉमिक मास से। और एटॉमिक मास किस पर डिपेंड करता है, कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन को रख रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आप उन्हें ऐड करते हो और फिर वहां से आप उसके मास की वैल्यू निकाल देते हो, ZMP, मास ऑफ प्रोटॉन। Yes, sir. तो कहीं ना कहीं किसी भी ऑब्जेक्ट की एक एक्सटर्नल प्रॉपर्टी हमें मिल रही है, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के फॉर्म में। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही हमारे क्या है, चार्जेस। दैट मीन्स चार्ज की एक डेफिनेशन बन गई, एक्सटर्नल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मासिव ऑब्जेक्ट, एक्सटर्नल प्रॉपर्टी ऑफ एनी massive object is known as charge। क्या ये बात समझ में आई? yes, sir. मतलब अगर कोई भी मासिव ऑब्जेक्ट है देन उसके पास चार्ज जरूर होगा। अब पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, वो बात की बात है, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई भी मासिव ऑब्जेक्ट है दैट मीन्स वो चार्ज को अपने पास रखेगा, रखेगा ही रखेगा, ठीक है ना। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आते हैं चार्ज पे। आखिर चार्ज क्या है, तो चार्ज बताने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी मतलब एक एग्जांपल है वो, उससे आप शायद अच्छे से समझ सको। मैंने कहा एक बंदा है ये ए, और ये दूसरा बंदा है बी। इसके पास भी कुछ पैसे हैं, 10 रुपए हैं मान लो, और इसके पास भी 10 रुपए हैं, ठीक है। दोनों के पास कितने रुपए हैं, 10 रुपए। इसको पॉकेट मनी मिलती है या कैसे भी मिलती है मुझे नहीं पता, लेकिन इतना है कि मुझे इतना पता है कि 10 रुपए इनके पास है। अब दूसरा एक ऑब्जेक्ट ले लिया, मैंने कहा ये है सी, इसके पास 0 रुपए है। और ये एक अगला ले लिया, इसके पास भी 0 रुपए है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके पास कुछ ऐसी एनर्जी है जिससे वो काम कर सकता है, काम कर सकता है। पैसे मतलब ये स्टैटिक तो नहीं होगा, आप ऐसा समझ सकते हो। स्टैटिक का मतलब क्या है
कि इसके पास पैसे हैं तो इसके पास हाथों में खुजली होती रहेगी, यार चॉकलेट खा लेते हैं, यार ये खरीद लेते हैं, यार वो खरीद लेते हैं। ए और बी के पास कुछ ऐसा नेचर होगा क्या? ऐसा नेचर सी और डी के पास भी होगा? No, sir. नहीं होगा, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये इसकी एनर्जी स्टेट को भी शो कर रहा है कि अगर इसके पास पैसे हैं मतलब ये रैंडम है, ये ज्यादा मूव कर सकता है। अगर इसके पास पैसे नहीं है तो ये न्यूट्रल बैठा रहेगा, इसके पास कोई भी मतलब नहीं है, ये कोई भी किसी काम का नहीं है, आप ऐसा कह सकते हो। इससे हम कोई भी काम नहीं ले सकते क्योंकि इसके पास पैसे ही नहीं है। मैं कहूंगा इन्वेस्ट करने के लिए, चुपचाप बैठा रहेगा, कर ही नहीं सकता, पैसे ही नहीं है। लेकिन अगर मैं इससे कहूंगा कि आप इन्वेस्ट करोगे तो ये कहेगा मैं 10 रुपए है, मैं 10 रुपए इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है ना? मतलब ये रैंडम मोशन में हो सकता है, या ये दूसरों पे फोर्स जनरेट कर सकता है, इंटरेक्शन जनरेट कर सकता है। कैसे कुछ सामान लेना हुआ तो जाकर सामान लेगा तो पैसे की लेन देन करेगा, लेन देन करेगा तो इसका मतलब इंटरेक्शन हुआ। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये क्या है कि कोई भी इससे रिलेटेड मैं ऐसा कह रहा हूँ कि इसके पास चार्ज की वैल्यू 0 है। तो चार्ज की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है कि वो कोई भी फील्ड अपने पास नहीं रखेगा। आप ऐसा समझो कि वो जिस तरीके से बंदे के पास पैसा नहीं था, वो चुपचाप अपने घर में बैठा हुआ था, ऐसे ये चार्ज के पास, इस सी के पास चार्ज नहीं है तो वो भी चुपचाप बैठा रहेगा, वो किसी काम का नहीं है। आप ऐसा समझ सकते हो। और किसी काम का ना होने का मतलब क्या है? किसी काम का ना होने का दूसरा एक मतलब ये है कि इसके पास जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तभी तो दोनों को सम करेंगे और चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये इसकी प्राइमरी नॉलेज है। ठीक है? अब ये कहीं ना कहीं इसके पास 10 रुपीज है, तो मे भी हो सकता है ये पॉजिटिव हो, मे भी हो सकता है ये निगेटिव हो। अब पॉजिटिव और निगेटिव का मतलब क्या है? पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि इसके पास 10 रुपए हैं जो खर्च नहीं कर सकता। खर्च नहीं करने का मतलब क्या हुआ? ये 10 रुपए इसके पास प्लस है, एडिशनल है, खर्च करने के अलावा, या इसकी जो भी एनर्जी है उसके अलावा 10 रुपए। और इसके पास क्या है? ऐसा समझो कि इसके पास इतनी जितनी भी एनर्जी है उससे -10 इसके पास खुद की है। आप ऐसा समझ सकते हो। मतलब अगर इसका बैंक बैलेंस 100 रुपए का है तो +10 की वजह से ये 110 हुआ। भाई इसका भी 100 था, लेकिन एक सेकंड देखते, इसके पास भी 100 था, लेकिन ये वो कैसे थे? प्लस इलेक्ट्रॉन और प्लस उतने ही प्रोटॉन थे, तो ये 0 हो गया। ये सबकी मिनिमम एनर्जी स्टेट की वैल्यू मान लिया 100 रुपए। तो इसके पास कितने आ गए? +10 है, इसका मतलब इसके पास 110 रुपए हैं और इसके पास 90 रुपए हैं। मतलब इसके पास पैसों की अधिकता है और इसके पास पैसों की कमी हो गई। आप पैसे को रिलेट करते हैं एनर्जी के साथ। इसके पास एनर्जी बढ़ गई और इसके पास एनर्जी कम हो गई। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब Yes, अगर sir. एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी, आप पैसे से समझो, इसको किसी से 10 रुपए मिले होंगे तभी तो इसके पास एनर्जी बढ़ी, और इसने कहीं पे अपने 10 रुपए खर्च किए होंगे तभी तो इसकी एनर्जी कम हुई। मतलब लेने या देने का प्रोसेस इन्हीं दोनों में हो रहा है। जब तक ये न्यूट्रल था तब तक लेन देन का कोई भी प्रोसेस नहीं हो रहा था, और इस लेन देन के प्रोसेस से ही क्या जनरेट हुए? पैसों की अधिकता या पैसों की कमी। बिल्कुल सेम ऐसे ही। अब मैं आता हूं अपने टॉपिक पे। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लिया ए, इसके पास Q = 0 है, और दूसरा ऑब्जेक्ट ले लिया बी, इसके पास भी Q = 0 है। मतलब दोनों कैसे न्यूट्रल है,
या आप ऐसा समझ सकते हो जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, इसके पास भी जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। इसने क्या किया, यहां से 10 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, 10 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, भाई कोई सामान खरीदने के लिए दिया या उधार दे दिया, आप ऐसा भी समझ सकते हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके ऊपर कितने की उधारी आ गई, बी पे 10 की। इसका मतलब इस पे -10 इलेक्ट्रॉन चढ़ गए। कितना भी ये अपने पास चार्ज को स्टोर कर ले, उससे -10 ही होंगे इसके पास हमेशा, और इसके पास क्या हो जाएगा फिर +10 इलेक्ट्रॉन। ये कितना भी चार्ज स्टोर कर ले, उससे +10 ही इसके पास होंगे, बिल्कुल पुराने जैसे। वो 100 रुपए थे तो 10 रुपए की अधिकता से उसके पास हमेशा 100 से 10 ज्यादा ही होंगे, और 100 रुपए अगर मिनिमम एनर्जीज की थी तो 100 से 10 माइनस में 90 ही होंगे। इस बॉडी को कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, और इस बॉडी को कहते हैं निगेटिवली चार्ज बॉडी। ठीक है, और ये किसकी वजह से हुआ, ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से हुआ। अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता तो क्या इनके बीच में कोई भी चार्ज जनरेशन होता, बिल्कुल भी नहीं। लेन देन से ही इंटरेक्शन होते हैं और उसी से पैसे घटते बढ़ते हैं। बिल्कुल यहाँ भी चार्जेस का बढ़ना या घटना किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। अब जो बॉडी डोनर है, ये बॉडी क्या है, डोनर, तो इसे क्या कहेंगे, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। ये बॉडी क्या है, एक्सेप्टर है, तो इसे क्या कहेंगे, निगेटिवली चार्ज बॉडी। एक बंदा है जो उधार बहुत खाता है, एक है जो हमेशा उधार देता है, आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. इसका Yes, sir. मतलब कंक्लूजन क्या हुआ, कंक्लूजन ये हुआ कि एक्सेप्टर बॉडी always known as negatively charged body and donor body is always known as positively charged body. Positive charge body. हाँ, अब देखो यहां से हमें समझ में आ गया कि किसका लेन देन हुआ, इसका लेन देन हुआ, और इसके लेन देन से क्या चार्ज जनरेट हो रहे हैं। बहुत सोच समझ के बोलना, मैंने ए से बी को 10 इलेक्ट्रॉन दिए, तो क्या इस पे -10 इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए, इस पे +10 इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए। बताओ, एक बार फिर से बोलिए, आपने क्या पूछा? मैंने ये बोला है कि 10 इलेक्ट्रॉन को जब मैंने ए से बी तक भेजा तो क्या चार्जेस का जनरेशन हुआ। Yes sir, नेगेटिव और पॉजिटिव बनेंगे। हाँ, क्या ये जनरेट हो रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ। तुम्हारी बात सही है, एक पे पॉजिटिव आ गया, दूसरे पे निगेटिव हो गया। क्या मैंने क्रिएट किया है चार्ज, नो सर। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। No, sir. मैंने चार्ज इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन किया है। तो ये बात हमेशा याद रखना कि चार्जेस कभी भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते, वो हमेशा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकते हैं, और हमेशा Just like as energy. बिल्कुल बिल्कुल 110%। क्योंकि अभी ऊपर मैंने यही बात बताई कि चार्जेस का होना क्या है, एनर्जी का होना। आपके पास पैसे हैं तो आपके अंदर खुलबुली मचती रहेगी कि कहाँ खर्च करूं, और 1 भी रुपए नहीं है तो आप चुपचाप घर में बैठे रहोगे। तो बिल्कुल ऐसे ही है, अगर चार्ज है तो वो कहीं ना कहीं अपनी फील्ड को जनरेट करता रहेगा, मतलब उसके पास एनर्जी है। ठीक है, अच्छा अगली बात मैं क्या बोल रहा था, हाँ, तो चार्जेस कभी भी जनरेट और डिस्ट्रॉय नहीं होते, वो हमेशा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होते हैं। दिस फिनोमेना इज नोन एज
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफॉर्मेशन से हमेशा कैसे पेयर में इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे। देखो यहाँ पे मैंने 10 इलेक्ट्रॉन निकाले तो इस पे -10 आया, इस पे +10 आया। मैं अगर यहाँ से 50 निकालता तो इस पे -50 आता, इस पे +50 आता। मतलब हमेशा प्लस और माइनस में ही चार्ज जनरेट होगा। ठीक है, दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो जरा बताओ चार्ज की मिनिमम यूनिट कितनी? बोलो, चार्ज की मिनिमम यूनिट कितनी जब n इज इक्वल टू 1 ± e? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो मिनिमम यूनिट ऑफ चार्ज कितना हो सकता है? ±e। और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम होता है इसकी यूनिट। ठीक है, इतने में किसी को कोई दिक्कत? No, sir. नहीं, नो बिल्कुल सर। बिल्कुल सही बात है। क्या दिक्कत हो सकती है इसमें? अब देखते हैं अगली बात, यहां से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो कॉपी पेन उठा लो और क्वेश्चन का आंसर दो। मैंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट है ए, दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, और यहां से मैंने बी पे 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया, तो क्यू ए और क्यू बी की वैल्यू कितनी? QA is equal to 8 into 10 to the power minus 19 coulomb और QB की वैल्यू -8 into 10 to the power minus 19 coulomb। बिल्कुल सही बात है। क्या भाई सारे लोग इससे सेटिस्फाई हो, एग्री कर रहे यस हो? सर। Hmm. जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे उससे हम चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हैं कि कितने चार्ज ट्रांसफर हुए। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। अब एक बात बताओ, मैंने कहा अगला क्वेश्चन, ये अगली बॉडी है जिसका मास m इज इक्वल टू 5 kg है, और इस पे चार्ज की वैल्यू +3.2 इंटू 10⁻⁻13 कूलम है। देन ये कितने चार्ज को होल्ड कर रहा है? इसके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? अरे इतना टाइम नहीं लगना चाहिए भाई। 2 into 10 to the power 13। कितना कितना फिर से बोलो। 2 into 10 to the power 13। गलत है। 2 into 10 to the power 6। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। ये कौन बोला है? So वैभव यादव। अच्छा ठीक। अब देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। Q इज इक्वल टू एन ई प्लस माइनस, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन ई। Q की वैल्यू मैंने क्या बोली? 3.2 इंटू 10⁻⁻13 कूलम अपॉन ई। ई कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये इससे कैंसिल आउट 2, और ये ऊपर जाके क्या कर देगा? 2 इंटू 10⁻6। इतने इलेक्ट्रॉन से मिलकर ये चार्ज बना है। कितना? 3.2 इंटू 10⁻⁻13 कूलम। तो क्या ये बात समझ में आई सबको? यस सर। अगर ये बात समझ में Yes, आ sir. गई तो एक और क्वेश्चन का आंसर दो कि एक कूलम चार्ज इज हाउ मच इलेक्ट्रॉन? एक कूलम चार्ज के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे?
यही 6.6 into 10 to the power 18. 6.25 into 10 to power 18 इलेक्ट्रॉन। sir. पूरा बताया करो। ये आपको याद रखना है, ये 1 कूलम की डेफिनेशन है। मींस 6.25 into 10 to power 18 इलेक्ट्रॉन से कितना चार्ज बनता है 1 कूलम। आपसे कोई पूछे कि बताओ 1 कूलम की डेफिनेशन क्या है, तो आप क्या बताओगे कि 6.25 into 10 to power इलेक्ट्रॉन जितना भी चार्ज जनरेट करेंगे वो कितना होगा 1 कूलम, या वो हमेशा 1 कूलम चार्ज को जनरेट करेंगे। ठीक है, याद रहेगी बात। Yes, sir. ठीक है, अगला Yes, sir. क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ चार्ज। बताओ बताओ, आगे बहुत काम आने वाला है। सर 80। 80 कैसे भाई, Q इज इक्वल टू क्या होता है I इंटू टी। आई होता है एम्पियर मींस कैपिटल ई, टाइम होता है कैपिटल टी, तो क्या मिल गया Q इज इक्वल टू 80। आगे से आप लोग याद रखोगे। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, force of interaction between these two charges are proportional to the product of their charges। इस पे चार्ज अगर Q1 है, इस पे चार्ज अगर Q2 है, तो जितना भी चार्ज एक्सचेंज होगा उनके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा फोर्स। आप यहाँ देख भी रहे हो, जैसे जैसे चार्ज की वैल्यू बढ़ रही है, भाई यहाँ पे 9 था, इसके पास 1 दिया, 4 था 6 दिया, 2 था 8 दिया, एक एक रखा 9 दिया, तो चार्जेस का ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ रहा है, तो फोर्स की वैल्यू लगातार इंक्रीज कर रही है। तो रिजल्ट क्या मिला, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। ठीक है, ये पहला फैक्टर। अब देखो, मैंने आर को फिक्स रखा था, अब मैं 10 की बात कर रहा हूं या 9 की बात कर रहा हूं और आर को वेरी करा रहा हूं। अब ए ये रहा और बी ये रहा आर डिस्टेंस पे, अब ए ये रहा और ये 2 आर डिस्टेंस पे है बी। अब फिर से ए ये रहा, ये 50 टाइम्स ऑफ आर पे है। नेचर देखो बी का, इसने इसको 10 रुपए दिए थे, या चलो 9 रुपए दिए थे, 1 रुपए रखा था अपने पास। अब अगर ये दोनों क्लास में होंगे तो फोर्स कैसा, मैक्सिमम। ठीक है, मान लो आपकी कॉलोनी का बच्चा है, आपको उससे 9 रुपए लेने हो तो कैसे लोगे, बहुत ही डांट कर लोगे। अब वही बच्चा आपकी कॉलोनी से जाकर किसी दूसरे शहर में रहने लग गया, इसको 20 कर देता हूँ, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं इसको, शहर की बात है तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो अब मांगने का तरीका क्या होगा, यहाँ पे जो टोन हो गया क्या वही टोन यहाँ भी होगा, क्या लगता है आपको। No, sir. नहीं, No, आप sir. थोड़ा सा पोलाइट हो जाओगे, आप कहोगे यार ये क्या बात होती है, तुम्हें देकर पैसे जाना चाहिए। अच्छा ठीक है, जब भी आना शहर में तो पैसे देकर जाना। अब मान लो उसने देश ही छोड़ दिया, अब आपका नेचर कैसा होगा, अब आप कहोगे यार अब 9 रुपए के लिए दोस्ती थोड़ा ना खराब करोगे। ठीक है, तो आप बोलोगे यार ये अच्छी चीज नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, जब भी आना, या ठीक है पैसे का क्या लेना देना, हमारी दोस्ती बनी रहे। अब 9 रुपए के लिए तुम उसे डांटने थोड़ा ना जाओगे, तुम समझ जाओगे पैसे मिलने नहीं है, क्योंकि वो देश छोड़ के जा चुका है। मतलब फोर्स की वैल्यू जैसे जैसे डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे कम होती जा रही है। तो यहाँ से दूसरा रिजल्ट क्या मिला, F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, इन दोनों को कूलम साहब ने साथ में किया और रूल क्या दिया, उस रूल का नाम है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या कहता है रूल, मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, आप लोग समझना और अपने बुक से उस चीज को रेडी करना। बाकी मटेरियल भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से कॉपी कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है,
कूलम्स लॉ क्या कहता है? कूलम्स लॉ कहता है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe, the electrostatic force between two charges, मैंने कहा ये Q1 है और ये है दूसरा चार्ज Q2, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? R. The electrostatic force between two charges is always proportional to the product of their charges. पहली बात, इन दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। सेकंड बात क्या बोला? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ बिटवीन देम, डिस्टेंस ऑफ टू चार्जेस बिटवीन देम। देन इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं, क्या मिल जाएगा? Fe. Fe का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक Static force. फोर्स Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो हमेशा एक कांस्टेंट आता है, मैंने इसे कैपिटल K कह दिया, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमें रिजल्ट मिल गया। अब अगली बात, भाई कभी भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है तो उस कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं, तो हमें इस K की वैल्यू भी चाहिए। K की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपने F इज इक्वल टू MA का नाम सुना है ना 11th में? यस सर। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यही होता था। अब जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? फोर्स आपका एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है। मास क्या कर रहा है? सिर्फ वैल्यू को इक्वल कर रहा है। समझना बात को। जैसे मैं कहूँ ये 10 है, फोर्स 10 है और इसकी वजह से ये 2 है, एक्सेलरेशन 2 है, तो ये 5 हो जाएगा, तभी तो आपस में इक्वेट होगा। मतलब ये क्या काम कर रहा है? ये हमेशा इक्वेट करने का काम करता है, जो भी कमी होती है वो ये पूरी करता है। तो यहाँ भी क्या होगा? ये जरूरी नहीं है कि Fe इसके इक्वल हो, इक्वल होने के लिए हमें इस K की जरूरत पड़ी। अब K को प्रैक्टिकली निकाला गया तो K की जो वैल्यू आई वो क्या आई? एक्सपेरिमेंटली कैपिटल K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल k, ये निकल कर आई जाएगी। अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है? वेयर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। एक सेकंड बच्चे, इसकी वैल्यू क्या होती है? 8.85 इंटू 10 टू पावर समथिंग होती है, मैं बार कंफर्म कर लूं। -12 हाँ, -12 होती है। हाँ बिल्कुल सही बात। इसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू पावर -12। यूनिट की बात करें तो मैं लिख दे रहा हूं, लेकिन अभी निकालेंगे हम लोग न्यूटन, नहीं, एप्सिलॉन नॉट इधर जाएगा तो ये आ जाएगा कूलम स्क्वायर। देखो ये कैसे निकालेंगे? ये एप्सिलॉन नॉट है, इसको यहाँ पे आप पुट करोगे तो ये इस साइड जाएगा, Fe नीचे आएगा, तो क्या बन जाएगा? कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। कैसे? अभी हम लोग निकालेंगे आगे, ठीक है? समझ में आई बात? एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर एयर। अब देखो एयर के अलावा भी बहुत से मीडियम होते हैं जिसमें हम फील्ड को, फोर्स को जनरेट कर सकते हैं, चार्ज को जनरेट कर सकते हैं। जैसे हम वाटर की बात करें, वाटर में हम चार्जेस जनरेट कर सकते हैं, H+ OH-, ठीक है? हम वैक्स की बात करें, वैक्स में भी हम चार्जेस जनरेट कर सकते हैं। मतलब अलग अलग मीडियम में भी हम चार्जेस को जनरेट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो एप्सिलॉन नॉट आप देख रहे हो ना, ये एप्सिलॉन में भी आ सकता है, लेकिन वो एप्सिलॉन क्या होगा?
या उसे हम एप्सिलॉन आर भी कहते हैं, ये होगा रिलेटिव परमिटिविटी। क्या होगा? नहीं, एप्सिलॉन ही होगा, इसे हम लोग एप्सिलॉन ही, एप्सिलॉन इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, एनी मीडियम, जो भी मीडियम होगा उसकी परमिटिविटी। और ये क्या है, जब नॉट लगा दिया, नॉट का मतलब क्या है, एयर की परमिटिविटी। भाई हर जगह पे क्या मिलता है आपको, एयर मिलता है, इसलिए उसकी वैल्यू फिक्स है। अगर आप किसी मीडियम में निकाल लो तो एप्सिलॉन नॉट की जगह पे क्या यूज कर लोगे, एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन नॉट की जगह पे क्या यूज कर लोगे, एप्सिलॉन कर लोगे। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो इसको निकालने का तरीका दिया गया एप्सिलॉन नॉट इनटू के, जहां पे के क्या है, वेयर के इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के मटेरियल की प्रॉपर्टी है, जैसे वैक्स, वैक्स के लिए के की वैल्यू अलग होती है। आप लोगों ने वो पढ़ा है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्लास 10th में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडेक्स किस पे डिपेंड कर रहा था, मीडियम पे डिपेंड कर रहा था ना। जैसे एयर के लिए अलग होता था, 1 होता था, आपके वाटर के लिए अलग होता था, ग्लास के लिए अलग होता था। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे सॉलिड के लिए आप यूज करते हो के भी अलग अलग मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है, और इसी के बिहाफ पे आप एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल लेते हो। जैसे अगर मैं बोलूं फॉर एयर, तो एयर के लिए के की वैल्यू भी 1 ही होती है। इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ आई? Yes, तो sir. आगे से हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। चाहे ये लिखो आप, चाहे आप ये लिखो, बात एक ही है। ठीक है, अब k को हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अच्छा एक बात देखो जरा, k को हम यहाँ से अगर निकालें तो क्या मिलेगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो मिल रहा है ना। मतलब कहीं ना कहीं परमिटिविटी का रेशियो है। और परमिटिविटी का रेशियो क्या होता है, परमिटिविटी का रेशियो या कोई भी रेशियो आप कहते हो रिलेटिव। जैसे मैं कहता हूं डेल्टा जी अपॉन जी, इसे आप क्या कहते थे, रिलेटिव एरर इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ भी रिलेटिव परमिटिविटी इसका नाम होता है। तो के को हम एक और नाम से जानते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, समझ में आई बात? आपके पास दो फॉर्मूले मिल गए, एक आपको ये मिल गया जो डाइलेक्ट्रिक पे डिपेंड करता है, और एक आपको ये मिल गया, ये दोनों मीडियम के बेस पे काम करते हैं। तो इन दोनों से मिलकर आपका कूलम्ब्स लॉ क्या बना, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ को अगर आप किसी भी मीडियम के लिए बात करो, फॉर एनी मीडियम, फॉर एनी मीडियम, एफ ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। या इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो, एफ ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बात सही है कि नहीं? है ना? Yes, sir. अब अगर सही है। मैं कहूं Yes, sir. फॉर एयर, फॉर एयर, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हमें हर जगह इसी का यूज करना है, और यही आपके कोर्स में, ये तो मैंने आउट ऑफ कोर्स थोड़ा सा पढ़ा दिया आपको कि रियलिटी ये है, और यहाँ से हम यहाँ पे पहुंचते हैं।
ठीक है ना। अब 1/4 पाई की वैल्यू भी निकाली गई। प्रैक्टिकली 1/4 पाई भाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है, 1/4 पाई की वैल्यू निकाल के एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करते तो जो वैल्यू आती है वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर ये आती है। इसे भी आप लोग याद रखोगे। दूसरी क्या याद रखोगे, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, ये था आपका कूलम लॉ। लेकिन ये भी अभी अधूरा है। क्यों अधूरा है? क्योंकि फोर्स है, और फोर्स की क्या होती है, डायरेक्शन होती है। मैंने यहाँ पे फोर्स को विदाउट डायरेक्शन एक्सप्रेस किया, मतलब हमें इसे विद डायरेक्शन एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो हम अब इसका वेक्टर फॉर्म देखते हैं। इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? बच्चों कोई प्रॉब्लम है? No, 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 sir. sir. वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो हमें वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या चाहिए, एक कोऑर्डिनेट स्पेस चाहिए। हमने ये वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ के लिए एक चार्ज मैंने ये लिया, इसे कहा Q1, और दूसरा चार्ज मैंने ये लिया, इसे नाम दे दिया Q2। और इसका जो पोजीशन वेक्टर है, इसके ओरिजिन से हमने एक ये मान लिया और दूसरा ये मान लिया, ये इनके बीच की डिस्टेंस। ठीक है, Q1 से ओरिजिन की डिस्टेंस हमने मान ली R1, Q2 से ओरिजिन की डिस्टेंस मान ली R2। तो ये डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की, इसे मैं नाम दे रहा हूँ R12। कोई बता सकता है R12 इज इक्वल टू? आपकी अरे आवाज नहीं। मेरी आवाज नहीं आ रही? No, sir. देखो मैंने कहा कि ये जो है इसका पोजीशन वेक्टर है R1 और इसका पोजीशन वेक्टर है R2। देन R12 इज इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों का सम इसके इक्वल होता है। देखो आप लोगों ने पढ़ा है वेक्टर में, R2 इज इक्वल टू R1 प्लस R12। अगर मैं इसे R12 बोलता हूँ तो देयरफॉर R12 क्या हो जाएगा आपका, R1 माइनस R2। ठीक है ना। अब ये दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज हैं तो इसकी वजह से Q2 की वजह से इस पे लगने वाला फोर्स किधर, बाहर की ओर, और Q1 की वजह से इस पे लगने वाला फोर्स किधर, बाहर की ओर। मैंने इसका नाम दिया कि ये किस पे लग रहा है, Q1 पे लग रहा है। तो F1 किसकी वजह से लग रहा है, 2 की वजह से लग रहा है। F12 मींस फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकेंड पार्टिकल, और इसे नाम दे दिया F21 मींस फोर्स ऑन टू ड्यू टू फर्स्ट पार्टिकल। भाई ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव मैंने माने हैं तो। ठीक है। अच्छा, अब F12 की वैल्यू क्या होगी, F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। इतना पूरा तो आपका क्या स्केल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इनके बीच की डिस्टेंस देखो, ये 1 2 है तो ये भी क्या होगा, 1 से लेकर 2 तक लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ना इसका, क्योंकि हमेशा इसका क्या होता है, स्क्वायर होता है ना। तो चाहे R12 लिखो चाहे R21 लिखो, तो दोनों में क्या होगा, ये पॉजिटिव ही होगा क्योंकि स्क्वायर है, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला फिलहाल। इनटू
फर्क किसका पड़ेगा, डायरेक्शन का पड़ेगा। तो जरा देखो इस पे लगने वाला, पहले पे लगने वाला फोर्स किसके से, 2 की वजह से किधर है, बाहर की ओर है, मतलब 2 से 1 की तरफ है। ध्यान से देखो 2 1 पे बाहर की ओर लगा रहा है, तो ये डायरेक्शन क्या हुआ, 2 से 1 की तरफ। तो मैं इसे लिख दिया R21 कैप। क्या इसमें कोई दिक्कत? No. अब बिल्कुल ऐसे ही F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर इंटू R21 कैप, 2 से सॉरी R12 कैप, R12 कैप। ये क्या होगा, 1 से 2 की तरफ। सिंस R12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ R21, ये हमें पता है होता है, वेक्टर में हम लोगों ने ये काम किया है। तो यहाँ से क्या मिल गया, F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। अब जरा देखो ये क्या शो कर रहा है, क्या ये न्यूटन का थर्ड लॉ शो नहीं हो रहा, एवरी एक्शन गिव अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। Yo. मैग्नीट्यूड वाइज दोनों Yes, सेम sir. है, और नेगेटिव साइन क्या कह रहा है, अपोजिट डायरेक्शन। तो इस तरीके से कूलम्स लॉ न्यूटन थर्ड लॉ को होल्ड करता है। ठीक है, तो आज सिर्फ हम लोग यहीं तक करेंगे। आपकी क्लासेस अल्टरनेट चलेगी, और अल्टरनेट के साथ रात में चलेगी, रात में 9:30 से। कोई प्रॉब्लम है?